सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 3 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे ईरान इज़राइल में चल रहे तनाव को लेकर खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएस में एंथनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात करी है और दोनों देश मिलके नज़र रख रहे हैं इज़राइल और उस क्षेत्र में चल रहे तनाव पर, क्योंकि बीते कुछ दिनों से वो तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इतना मिसाइलों की बौछार कर दी इज़राइल पे, हालांकि नाकाम रहे। इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूती से अपना कार्य कर रहा है। अगली खबर है चिलिका लेक के पास स्थापित किए गए 21 शिकार रोधी शिविर। उड़ीसा के वन विभाग के वन्यजीव शाखा ने चिलिका प्रवासी पक्षियों के बचाने की नई काव्यात शुरू कर दी है। प्रवासी पक्षियों के आगमन से पहले उनके अवैध शिकार रोकने के लिए चिलिका झील के पास अस्थायी शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनका चिलिका वनजीव प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी अमलान नायक ने बताया कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील में अब 21 अस्थायी शिविर कार्यरत हैं। ये असल में जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं ना, इंटरनेशनल माइग्रेशन करके आते हैं, उनकी हंटिंग को रोकने के लिए अब विजिलेंस बढ़ाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी पहल है उड़ीसा वन्य जीव विभाग और डीएफओ साहब के द्वारा, क्योंकि ये तो मेहमान हैं हमारी पक्षियाँ। नौसेना की 2 महिलाएं अक्सर वैश्विक नौकायान यात्रा पर रवाना हुई हैं। इनका जो बोट का नाम तारिणी है, ये पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस विषय में, और यही बात इसमें लिखी हुई है। INS तारिणी, INSV तारिणी। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की ओर, और आज संपादकीय की शुरुआत करेंगे कल मेधा से। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। और कल मेधा, क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है, इसलिए हमें सदैव शांत और स्थिरचित्त रहना चाहिए। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। जयंतीलाल भंडारी साहब कहते हैं, देश में तेज आर्थिक विकास के साथ जैसे जैसे असंगठित और अनुबंध आधारित रोजगार का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं तेजी से बढ़ रही हैं। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का संबंध ऐसी कानून व्यवस्था से है जिसके तहत व्यक्ति या परिवार की आय के कुछ या सभी स्रोत बाधित हो जाएं, तब संबंधित व्यक्ति या परिवार का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा जा सके। सोशल वेलफेयर, कोई भी आय का स्रोत ना हो तो समाज ख्याल रख रहा है। समाज से मेरा मतलब राज्य, स्टेट, खाना पीना, खर्चे। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के तहत जीवन चक्र में सामने किए जाने वाली बेरोजगारी भत्ता, विकलांगता भत्ता, छटनी लाभ, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा लाभ, मातृत्व अवकाश और आदि लाभ प्रदान किए जाते हैं। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मानव पूंजी निर्माण में या तो सीधे भोजन, कौशल और सेवाएं प्रदान करके योगदान देती है, या परोक्ष रूप से नकदी पहुंच प्रदान करके परिवारों को उनके विकास को सक्षम बनाती है। भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सामाजिक भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें विविध माध्यमों से आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के मद्देनज़र निःशुल्क आवास, खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी वाली रसोई गैस, जनधन योजना के माध्यम से गरीबी और किसानों को निर्धारित धनराशियाँ देकर करोड़ों लोगों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सरकार की इन योजनाओं के पीछे लक्ष्य यही रहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, फूड असिस्टेंस दे, किसी भी प्रकार की समस्या ना आए जनता पे। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में महज 140 देश में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। दुनिया के विकासशील देशों में खासकर ये योजनाएं श्रमिकों की बीमारी, विकलांगता इत्यादि संबंधित हैं। हालांकि भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत करने की डगर पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी देश की अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की उपयुक्त छतरी से दूर हैं। ये भी
सरकारें प्रयास तो करती हैं, मगर जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भी कभी-कभी हर व्यक्ति के पास उचित लाभ नहीं पहुँच पाता है। आगे बढ़ते हैं। देश की कोई भी श्रमिक जिसको उम्र 18 से 40 के बीच हो, एपीवाई अटल पेंशन योजना से शामिल हो सकता है। इसी तरह व्यापारियां, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 2 प्रमुख पेंशन योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और व्यापारियों, दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। इन योजनाओं के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। ये आय 15,000 रुपये से कम है। यह बात महत्वपूर्ण है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है वे पीएमएसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं और व्यापारी, दुकानदार, रोजगार करने वाले व्यक्ति जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है वे एनपीएस ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है। भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का जो अंशदान कटता है उसका एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। पेंशन के लिए शर्त है कि कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करनी होती है और पीएफ खाते में अंशदान करना होता है। ईपीएफ सदस्य को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल पाती है। इसे 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग लंबे समय से हो रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रम बल द्वारा सरकार के समक्ष उपयुक्त पेंशन की मांग की जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय गिग वर्क सहित नई निर्मित नौकरियों में से ज़्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र में सृजित हो रही हैं। गिग वर्क असल में इनफॉर्मल सेक्टर में गिग वर्क में बहुत बड़ा उछाल आया है। गिग वर्क क्या होता है मेरे साथियों? गिग वर्क होता है जो आपको आजकल फूड डिलीवरी बॉयज़ मिल रहे हैं, कैब ड्राइवर्स, पार्ट टाइम काम करने वाले, मोबाइल एप्लीकेशन से कभी भी लॉगिन कर लिया, काम कर लिया, कभी भी लॉग आउट कर दिया, काम नहीं करा। गिग वर्क, साइड हसल। मगर ये साइड हसल होते होते अब इतना मेन हसल हो चुका है कि बहुत सारे लोग अब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग। इनफॉर्मल क्षेत्र का दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। इनफॉर्मल क्षेत्र का दायरा पहले वर्षों के मुकाबले, बीते वर्षों के मुकाबले बहुत बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देश में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की भी बढ़ती रहती है। एक चिंताजनक प्रश्न ये भी है कि जहां से संगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग पेंशन व्यवस्था से दूर हैं, वहीं बचत पर घटी हुई ब्याज दर और विभिन्न आकर्षण कम होने के कारण देश में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं। अभी भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों पर देश के उन तमाम छोटे निवेशकों का दूरगामी आर्थिक प्रबंधन निर्भर होता है जो अपनी छोटी बचत के जरिए ज़िंदगी के कई महत्वपूर्ण कामों को निपटाने की व्यवस्था सोचे हुए हैं। ऐसे में उपर्युक्त पेंशन की अहमियत है। अब सरकार को इस और अवश्य ध्यान देना होगा कि वह निजी क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्रों में सेवा देने वाले करोड़ों लोगों के लिए उपयुक्त सम्मानजनक पेंशन और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। सोशल वेलफेयर ही एक वेलफेयर स्टेट का लक्ष्य होता है। अगला आर्टिकल है हमले और हालात। ये इज़राइल, ईरान और उस क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह हमास युद्ध को लेकर है। आखिरकार ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल दागकर उसे चुनौती दे दी। अभी तक हमास के विरुद्ध इज़राइल की जंग को लेकर यह चुप्पी साधे हुए था, मगर जब इज़राइल ने लेबनान पर हमला कर हिज़्बुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह और दूसरे नेताओं को मार गिराया तो इज़राइल की चेतावनियों को बताते हुए ईरान ने उस पर जवाबी मिसाइल दाग दी। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इस हमले में इज़राइल में कितना नुकसान हुआ है, मगर इससे इज़राइल के पक्ष और विपक्ष में दुनिया के बंट जाने और संघर्ष बढ़ने की आशंकाएं गहरा गई हैं।
ईरान के हमले के बाद उसने खुल कर कह दिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी सेनाएं इजराइल की मदद के लिए उतरने को तैयार है। यूएस पूरा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि हम जानते हैं इजराइल को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, तकनीकी तौर पर इजराइल बहुत आगे है। हमास पर काबू पाने के बाद उसने लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही को नेस्तनाबूद करने को कोशिश तेज कर दी है। सब जानते हैं कि हमास, हिजबुल्ला और हूती तीनों संगठनों में ईरान का पाला पोसा है। इजराइल इन्हें आतंकी संगठन बताता है, जबकि ईरान इन्हें स्वतंत्र सेनानी कहता है। जैसे कि इजराइल के रुख से जाहिर है, वह अपने विरुद्ध उठने वाले किसी भी कदम को सख्ती से कुचलने को प्रतिबद्ध है। इसकी खुली चेतावनी भी वह दे चुका है। कुछ दिनों पहले इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए वहाँ के शाह के खिलाफ उन्हें भड़काने की भी कोशिश की थी। अगर इजराइल और ईरान में संघर्ष बढ़ता है तो उसके कई घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इन हालात में भारत संतुलन बनाकर चल रहा है। भारत के संबंध अमेरिका और इजराइल से बहुत अच्छे हैं, तो ईरान और रूस से भी रणनीतिक संबंध हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत कर पश्चिमी एशिया में शांति बहाली और बंधकों की सुरक्षित रिहाई की अपील की थी। भारत भी कूटनीतिक तौर पे एक मजबूत दोस्त साबित हो रहा है। देखते हैं आगामी दिनों में क्या सकारात्मक बातें निकल के आती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते चलते हैं खेल जगत की खबरों पर नज़र डालते हुए। अल्कराज ने यानिक को हराकर खिताब जीता। चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अल्कराज ने सिनेर के खिलाफ इस साल तीनों मुकाबले जीते हैं। ये तो 2-3 नाम आप रट लेंगे ना, यही लोग जीते जा रहे हैं। बढ़िया है, खिलाड़ी हैं, खेलेंगे, जीतेंगे। इसी के साथ यहाँ पे देखते हैं क्या है। शंघाई मास्टर्स के पहले दौर में बाहर हुए सुमित नागल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को विश्व कप में किया जाएगा सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने ये बात कही है। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा।